आज का टॉपिक है कैंसर। क्या है कैंसर, बताएगा कोई? क्यों हो जाता है? कुल मिला के अनकंट्रोल्ड या अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन ही क्या है? कैंसर है। यानी अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या है? कैंसर है। ठीक है, कैंसर होती है। कैंसर को कैसे पहचानोगे आप? क्या रीजन हो जाता है इसमें? क्या हो जाता है ऐसा? इसमें क्या हो जाता है? लॉस ऑफ सेल साइकिल का जो होता है वो रेगुलेशन का लॉस हो जाता है। यानी लॉस ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन। हमने अभी पढ़ा है पीछे कि सेल साइकिल क्या होता है। यानी कोई भी सेल साइकिल हो उसके अंदर प्रॉपर उसकी स्टेज होती है, जैसे G1, S, G2 और M। हमने हर एक का चेक पॉइंट पढ़ा है कि हर एक चेक पॉइंट से सेल कैसे आगे क्रॉस करती है या मूव करती है। जैसे सबसे पहले G1 में चेक पॉइंट्स पढ़े थे हमने, चेक पॉइंट्स। ठीक है, पहला था G1 चेक पॉइंट। कौन सा था? G1 या फिर G1S चेक पॉइंट। ये था क्या? G1S चेक पॉइंट। इसमें हम देख रहे थे कि 4 फैक्टर काम में लेने होते हैं। कौन कौन से? कि सेल की ग्रोथ प्रॉपर है या नहीं है, सेल का न्यूट्रिशन प्रॉपर है या नहीं है, प्लस सेल का स्पेस, सेल के पास यानी जगह है या नहीं है, प्लस डीएनए डैमेज है या नहीं है। तो डीएनए डैमेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डीएनए डैमेज नहीं होना चाहिए, बाकी चीजें सारी होनी चाहिए। यदि ये क्लियर है तो सेल आगे बढ़ेगी। G1S चेक पॉइंट से कहां जाएगी? S चेक पॉइंट में आ जाएगी। S चेक पॉइंट में हम चेक करते हैं कि रेप्लिकेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद जैसे चलेंगे आगे तो G2M चेक पॉइंट आएगा और हम देखेंगे कि प्रॉपर सेल साइकिल की जो सारी चीजें हैं वो बनी है या नहीं बनी है। जैसे कल ही हमने पढ़ा है, उसमें कौन कौन सा? एनाफेज, एपीसी पढ़ा है कि एपीसी के अंदर जो प्रोटीन वगैरह होते हैं वो कहाँ बन जाते हैं। जैसे सेपारेज है, सेक्यूरिन है, उसको बांध के रखता है। जैसे गुणसूत्र हमने देखे थे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है या फिर जिसके सिस्टर क्रोमेटिड है उसको कोई एससीसी सिस्टर क्रोमेटिड कोहेसिन नाम का सेंट्रोमियर कोहेसिन बांध के रखता है। हम कहते हैं ना एनाफेज में गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो जाते हैं? जैसे दोनों क्रोमोसोम थे, इतने आसान है क्या? कल आपको पता चल गया होगा जब 1-1.5 घंटे पढ़े थे उसके दौरान। तब क्यों कि क्या था इसके अंदर? एक प्रोटीन था जिसका नाम था सेक्यूरिन, उसके साथ एक प्रोटीन और आता है जिसका नाम था सेपारेज। सेपारेज हमने कहा था यहाँ पे काइनेटोकोर के साथ कुछ प्रोटीन जुड़े होते हैं। ये है काइनेटोकोर, इसके साथ कोई प्रोटीन जुड़े होते हैं। एक का नाम होता है MED2 प्रोटीन और एक का होता है क्या? CDC20 प्रोटीन। ये जैसे काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर यहाँ पे जुड़ते हैं। ये इतना होने के बाद ये सेम इधर है। अब स्पिंडल फाइबर यहाँ पे जुड़ते हैं। जैसे स्पिंडल फाइबर यहाँ जुड़ेंगे तो MED2 क्या होगा? फ्री होगा। MED2 फ्री होते ही CDC20 फ्री होगा। CDC20 को मिलेगा क्या? साइक्लोसोम। साइक्लोसोम को मिलेगा। साइक्लोसोम मिलेगा किसके साथ? CDC20 को लेकर एपीसी के साथ, यानी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ। जैसे ही एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आया तो सेक्यूरिन को तो क्या करवा देता है? डिग्रेड। और सेक्यूरिन एक प्रोटीन है, इसको डिग्रेड करवाने के लिए लाइसोसोम में ना भेजकर इसके ऊपर बहुत सारी यूबिक्विटिन चेन जोड़ देंगे और कहां भेजेंगे? इसको प्रोटियासोम में भेजेंगे। ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर जिसको कहते हैं प्रोटियासोम, और 26S प्रोटियासोम मेनली काम करता है। इसके अंदर सेक्यूरिन को भेजकर तोड़वा दिया तो अब यहाँ पे सेक्यूरिन नहीं बचा। ये हो रहा था ना सेम, सेक्यूरिन यहाँ पे नहीं बचा। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर दांत जैसी है, ये काट सकता है। अब काटना किसको है? सेंट्रोमियर कोहेसिन को, जो दोनों क्रोमोसोम को बांध के रखे हुए है, क्योंकि एनाफेज लेके आनी है। जैसे एनाफेज एपीसी नाम किस पे रखा हुआ है? एपीसी पे। अभी तक एमपीएफ भी बैठा है उधर, ठीक है।
तो एपीसी ने अलग किया तो यहाँ से काट दिया 20 को। अब हम देखेंगे कि दोनों क्रोमोसोम अलग हो चुके हैं और सेल में दोनों दूर जाना एक दूसरे से स्टार्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद आती है टेलोफेज, जहां ये टेलोमियर पर चले जाते हैं। और अब हम एमपीएफ मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो पहले एक्टिव था उसको करवा देंगे इनएक्टिव करवाते हैं। यहाँ न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बढ़ने लगेगी, बाकी के सेल ऑर्गन बढ़ने लगेंगे, यहाँ भी बढ़ने लगेगी। फिर क्या बन जाएगी, गोल्जी बॉडी बनवा देगी क्या, सेल के बीच में सेल प्लेट यानी सेल फेरो जो बनाती है बीच में, और दोनों सेल क्या हो जाएंगी अलग अलग। इस प्रकार सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। तो ये सारी प्रोसेस टाइम टू टाइम हो रही है। इसके दौरान हमने देखा था सीडीके और साइक्लिन प्रोटीन प्रॉपर मैनर में काम करते हैं। जैसे जीवन में देखा था, कौन सा जीवन स्टेज में सीडीके 4-6 काम करता है, किसके साथ, साइक्लिन डी के साथ। बताया था ना, डी ई ए और बी काम करते हैं। जीवन में डी काम करता है, उसके बाद जीवन एस में ई काम करता है, उसके बाद कौन सी में, G2M वाले में क्या, या एस में काम करता है कौन सा, ए, और G2M में काम करता है कौन है, बी काम करता है। हालांकि सीडी की यहाँ पे पड़े रहते हैं, यानी एक सेल साइकिल कंप्लीट हो, एक स्टेज कंप्लीट हुई, यहाँ इसके सीडीके 2 ऑलरेडी पड़े हैं। यहाँ बनाना क्या है, हमें साइक्लिन बनाना है। तो हम देख रहे थे कि जो साइक्लिन ई था कौन सी फेज में, G1S चेक पॉइंट में, वो साइक्लिन ई किसके साथ जुड़ना जरूरी है, सीडीके 2 के साथ। अब हम कह रहे थे कि साइक्लिन ई की कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या बना देता है, साइक्लिन ई से साइक्लिन ए बन जाता है। अब हमें पता है कि सीडीके तो सेम है, सीडीके 2 है, G1S में भी और एस में भी सीडीके 2 है, यहाँ भी सीडीके 2 है और यहाँ भी क्या है, सीडीके 2 है। तो इसको चाहिए क्या, इसको तो साइक्लिन ई चाहिए और इसको चाहिए साइक्लिन ए। तो हम कह रहे थे कि जैसे साइक्लिन ई की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये क्या बना लेता है, सीडीके 2 के साथ जुड़कर साइक्लिन ए बन जाता है और प्रोसेस आगे चली जाती है, यानी एस फेज से अब G2 आना शुरू हो जाती है। जब ये सारी प्रोसेस सेल साइकिल की रेगुलेट ना रहे, यानी बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, रेगुलेट मैनर में ना रहे, क्योंकि यहाँ जो ए बना रहा था इसको इनहिबिट करने का काम कर रहा था SIC, एस फेज इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स काम कर रहा था। जब ये इनहिबिट ना रहे, सारी चीजें कोई कंट्रोल में ना रहे और सेल बार बार टाइम से ज्यादा और हद से ज्यादा डिवाइड करने लगे, उसी को क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ठीक है, ये लिख लिया क्या आपने जो लिखवाया था, नहीं लिखा? अब जो चीजें लिख रहा हूं ना मैं, लाइन टू लाइन लिखते रहिए साथ साथ। पहला तो क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्या कहलाता है, कैंसर। अनकंट्रोल्ड या फिर अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन is called as a cancer, uncontrolled cell division cancer। इसमें क्या हो जाता है, लॉस ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन हो जाता है, लॉस ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन हो जाता है। जो भी सेल साइकिल का रेगुलेशन बताया है, प्रॉपर प्रोटीन काम करते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। अब देखिए, आपको पता है कैंसर के अंदर बनते हैं ट्यूमर या अर्बुद कहते हैं जिनको, क्या कहते हैं, ट्यूमर, और हिंदी में कहते हैं जिनको अर्बुद। ठीक है, आज क्या कहते हैं इनको, ट्यूमर कहते हैं। तो ट्यूमर के अंदर अब 2 प्रकार के जीन काम करते हैं, जो ट्यूमर को क्या करे, एक्टिवेट करे, यानी प्रोलिफरेट करना, ठीक समझे, यानी उसका सपोर्ट करे ट्यूमर को बढ़ने का, उसको तो कहते हैं, 2 टाइप के जीन होंगे, उसको तो कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। और जो ट्यूमर को क्या करे, सप्रेस करे, रोके, उसको कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, टीएस जीन कहते हैं। यानी 2 प्रकार के जीन यहाँ पे काम करते हैं, एक बार लिखना नहीं आपको, कौन से, प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, और दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन। नाम से पता चल रहा है, प्रोटो यानी प्रमोट करेगा किसको, ट्यूमर बढ़ने को, जो अर्बुद या गांठ टाइप की बनती है कैंसर में, उसको बढ़ने को प्रमोट करता है, ये बढ़ाता है। लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन ट्यूमर को क्या करेगा, सप्रेस करेगा या इनहिबिट करेगा या रोकेगा। ये 2 टाइप के जीन होते हैं, तो इनका कंट्रोल ठीक तरीके से नहीं रह पाता है, क्योंकि इसमें हो जाता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन भी कई टाइप का होता है, कैसे, जैसे म्यूटेशन होता है 3 टाइप का, सिंपल से, एक होता है पॉजिटिव म्यूटेशन, एक होता है नेगेटिव म्यूटेशन, और एक होता है जीरो म्यूटेशन, या जिसको कहते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। कैसे,
जैसे आप ठीक तरीके से अब काम कर रहे हो, आप में हो जाए पॉजिटिव म्यूटेशन यानी गेन ऑफ फंक्शन। पॉजिटिव म्यूटेशन अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं, गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। यानी आज कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो आपको 3-4 बार पढ़ने के बाद याद होती है कि नहीं, या फिर एक बार ही हो जाती होगी क्योंकि इंटेलिजेंट है आप। तो आप क्या करें, यदि एक बार आपने पढ़ा, क्लास में पढ़ा, उसके बाद नोट्स देखिए नहीं, विवेकानंद टाइप की फिलोसफी हो जाए, नोट्स देखिए नहीं, बुक एक बार पढ़ी रास्ते में कहीं कभी पढ़ी होगी पहले, पेपर दिया, सारे सही हो गए, यानी सुपर ह्यूमन बन जाए। अब ऐसा कोई म्यूटेशन आ जाए आप में, अच्छी बात है ये तो, म्यूटेशन बुरा थोड़ी ना होता है, हर एक म्यूटेशन। तो एक बार चीज पढ़ी, सारी क्लियर हो गई, एक बार कोई काम किया, एकदम हाथ साफ हो गया आपका, यानी आप एक दिन फिजिक्स की क्लास में क्या बैठे, आपको पूरी फिजिक्स आने लग गई, सुपर ह्यूमन बन गए। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, यानी नेगेटिव चीजें आ जाए, उसको कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। क्या कहते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, ऐसा कोई म्यूटेशन हुआ जिससे क्या हो गया, आपको जो याद था वही भूल गए हमारी तरह। ठीक है, यानी पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन फिर से भूल गए, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन भूल गए, यानी आप सिंपल चल रहे हो, आपके सिर पे किसी ने चोट मारी और आप सुपर ह्यूमन बन गए, ये तो हो गया गेन ऑफ फंक्शन। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, सिर पे चोट मारी और जो याद था वही भूल गए, याददाश्त चली गई, ठीक है, कोमा में आ गए, उसको कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। तीसरा, आपके मारी कोई फर्क नहीं पड़ा, पट्टी बांध के घूम रहे हैं, 2-4 दिन में सही हो जाएंगे, उसको कहते हैं क्या, न्यूट्रल म्यूटेशन। ठीक है, समझ गए तीनों, यानी म्यूटेशन 3 टाइप के हो सकते हैं। अब इसमें देखिए, प्रोटो ऑन्कोजीन है एक, तो पता चल जाएगा आपको, समझ आया कि नहीं, इसको कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। इसमें मैं कह रहा हूं कि गेन ऑफ फंक्शन हुआ है, ये क्या करवाता है, कैंसर कोज करवाता है, यानी ट्यूमर को बढ़ाता है, तो सीधी सी बात है कैंसर को कोज करवाता है, गेन ऑफ फंक्शन हुआ है इसका। अब बताओ इसमें कैंसर होगी या नहीं होगी, होगी, क्योंकि गेन ऑफ फंक्शन हुआ है। अब एक चीज बताओ, इसमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो क्या होगा, कैंसर है नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कुल मिला के ट्यूमर को रोक रहा है और ज्यादा रोक रहा है, तो इसका मतलब है नहीं होगी। यदि इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो कैंसर होगी या नहीं होगी, नहीं होगी कैंसर। यदि इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो कैंसर है, होगी। ठीक है, ये इसको पीटी से लिखेंगे आगे जाके हमें, और इसको लिखेंगे टीएस से, सिंपल। 10 एक जीन होते हैं पूरी कैंसर बायोलॉजी में, 10-15 जीन पढ़ने होते हैं हमें। ठीक है, सबसे बड़ा जीन कौन सा काम करता है, P53, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, गार्जियन ऑफ जीनोम है वो, हमने पहले भी बताया, बात जिक्र किया उसमें कि आप जो भी हैं, आज आपके अंदर जितने जीन हैं उसमें से जीन की 2 कॉपी होती है, एक आपके फादर से आई है और एक आपकी मदर से आई है। जितने सारे जीन हैं आपकी बॉडी में, अगर उनमें कोई म्यूटेशन करना है, या किसी भी जीन जो कैंसर पे डिपेंड है, यदि किसी जीन के द्वारा कैंसर आपको करवानी है तो क्या होगा, दोनों कॉपियों में क्या करवाना होगा, म्यूटेशन करवाना होगा। ठीक है, यदि ये जीन कौन सा है, P53 किलो डाल्टन मोलिकुलर वेट है इसका। यदि ये P53 जीन है, फिर जरूरी नहीं है कि दोनों कॉपी में म्यूटेशन कराएं, यदि एक कॉपी में भी उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो गया तो कैंसर कोज हो जाती है। एकमात्र ऐसा जीन होता है ये। P53 का साइकिल हमने देख लिया कंप्लीट की, क्या क्या करता है। जैसे डीएनए डैमेज होता है तो P53 भाग के जाता है न्यूक्लियस में टेट्रामराइज होकर, और जाके P21 P16 अपने छोटे भाइयों को बोलता है और क्या करवाता है, डीएनए को रिपेयर करवाने का काम करता है। वहां हमने देखा था कि सेल साइकिल को रुकवा सकता है, ये सेल साइकिल को अरेस्ट कर सकता है P53, और क्या कर सकता है, डिवीजन को स्लो करवा सकता है, प्लस क्या करवा सकता है, डीएनए डैमेज की रिपेयरिंग करवा सकता है। यानी जैसे डीएनए डैमेज हुआ ये भाग के जाता है और उसको सही करवाने का काम करवाता है P53। इसीलिए कहते हैं क्या है, ये गार्जियन ऑफ जीनोम है, आपके पूरे जीनोम का माता पिता यही है। ये लिख ली क्या सारी, ये 2-3 बातें लिख ली आपने, उसके बाद अगली लाइन लिखिए, म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन और किसमें, प्रोटोऑन्कोजीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब आपको पता ही होगा कैसा म्यूटेशन होना चाहिए, कौन से में लॉस ऑफ फंक्शन और कौन से में गेन ऑफ फंक्शन हो। यदि कैंसर करवानी है तो प्रोटोऑन्कोजीन में क्या करवाना चाहिए, गेन ऑफ फंक्शन या लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन। यदि कैंसर करवानी है तो टीएस जीन में गेन ऑफ फंक्शन या लॉस ऑफ फंक्शन,
कैंसर करवानी है तो लॉस ऑफ फंक्शन, कैंसर पढ़ रहे हैं तो करवानी है। कैंसर का जस्ट ऑपोजिट एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम, जिसको कहते हैं क्या, अपोप्टोसिस। क्या कहते हैं, अपोप्टोसिस। इसका एक लाइन में डेफिनेशन क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ। ऑपोजिट, ऑपोजिट का क्या मतलब हुआ, जैसे आप लिख रहे हो एग्जाम में, आपको पूछा अपोप्टोसिस क्या है, आप ये लिखोगे कैंसर का ऑपोजिट, ये लिखोगे क्या? वही बात की अभी पढ़ी थी हमने, राइजोप्रथा का क्या है कंट्रोल, तो साइटोफिलस वाला है, ऐसे लिखोगे क्या आप? वाह जी वाह, हैं? अच्छा, प्रोग्राम सेल डेथ ये लिखना नहीं है, ये पूरा टॉपिक है हम पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ हो रही है आपकी बॉडी में, कहाँ कहाँ हुई है अपोप्टोसिस, कहाँ हुई है? एम्ब्रियोलॉजी में हो चुकी है आपकी, एम्ब्रियोजेनेसिस टाइम की। आपकी जो उंगलियां हैं ये पहले ऐसी नहीं थी, ठीक है, एकदम जुड़ी हुई थी ऐसे, किसी को मारो खींच के पूरा छपता था, फिंगरप्रिंट नहीं लगते थे, ठीक है, सीधा हथेली प्रिंट लगते थे, समझ गए? तो क्या हुआ, बीच बीच में सेल डेड हो चुकी है, प्रोग्राम हुआ है, पूरा पूरा प्रोग्राम बनाया गया जीन्स के द्वारा कि इतनी जुड़नी चाहिए। आपने कभी सोचा है उंगली इतनी क्यों है, यहाँ तक क्यों नहीं टूटी, मतलब डैमेज यहाँ तक क्यों नहीं है, फिर उंगलियां इतनी इतनी लंबी हुई है कि नहीं, या फिर आगे से इतनी क्यों नहीं है, और ये नाखून यही क्यों है, आंखें यही क्यों है, पीछे क्यों नहीं है, एक आगे एक पीछे क्यों नहीं है, कान साइड में क्यों नहीं है, सोचा है कभी? आंत बाहर क्यों नहीं है, और स्टोमक बाहर क्यों नहीं है? बाहर होता तो माउथ की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा छेद किया, सीधा वहीं डाला, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ और काम चल जाता। कितनी खतरनाक चीज है ना, जीन लेवल पे चलती है सारी। तो अपोप्टोसिस भी जरूरी है कि नहीं? आपके लिप्स खुले हैं, पहले ऐसे नहीं थे, पहले आप एक सिंपल क्या कहते हैं उसको, दर्द टाइप के थे, भाटा थे आप, जैसे गुम्बद नुमा थे आप पहले, उसके बाद पूरी एकदम स्ट्रक्चर कोरे गए हो आप जीन्स के द्वारा। आपकी आंखें जो खुली हैं वो क्यों खुली हैं? आपके बाल यहाँ तो है लेकिन यहाँ बंद करते हो तो यहाँ तो नहीं है, बीच में माथे पे तो नहीं है, यही क्यों है? हैं आईब्रो ठीक बने इसलिए क्या कह रहे हो, यही क्यों है? मतलब ये जो पुतलियां दिख रही हैं ये यही क्यों है? यहाँ नाक पे बीच में क्यों नहीं है? एक लाइन ऐसे होते बाल की, अच्छी लगती है कि नहीं? मतलब डेवलपमेंट देखो कैसे हुआ है। ये सारी चीज है आपके बीएससी सेकेंड ईयर में है डेवलपमेंट बायोलॉजी में, और एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में है कि आप ऐसे हो तो क्यों हो, आप क्या रीजन है ऐसे होने का? ऐसा क्या रीजन? आपके लिप्स खुले हैं, आपकी जितनी भी बॉडी की ओपनिंग है, एपरेचर जितने भी हैं, वो अपोप्टोसिस के कारण है। ये लिप्स पहले नहीं बने, एकदम बंद थे, आप ऐसे लिपे गए थे, फिर यहाँ से कटिंग हुई है अपोप्टोसिस, यानी कुछ सेल थी वो टूटी है और प्रॉपर चीजें हुई है। आपकी जो जीभ हिल रही है इधर उधर, वो भी ऐसे नहीं थी पहले, सारी चीजें एकदम जुड़े हुए थे आप, फिर चित्रकारी हुई है आपके अंदर, ठीक है, छपाई कुराई सब कुछ हुआ है। आगे लिखिए, और क्या कैरेक्टर है इसका कैंसर का? आपने एक चीज सुनी होगी, अमीबा अमर होता है, सुनिए ना, क्यों होता है? क्योंकि जैसे बुढ़ा होता है तो टूट जाता है, एलैंगिक जनन करता है, बाइनरी फिजन वगैरह। ये भी क्या होती है, कैंसर सेल इमॉर्टल या अमर होती है, पता है? यह भी मरती नहीं है, क्योंकि एक सेल है वो डिवाइड होगी, उसके बाद तुरंत डिवाइड होती स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू सर्वाइव करेगी, बस कंटिन्यू सर्वाइव करती है। तो इसमें क्या नहीं हो रहा, कुल मिला के सेल डेथ नहीं हो रही। सेल डेथ होती तो क्या कहते हैं, मर जाती, इमॉर्टल नहीं होती। इसका मतलब क्या नहीं हो रहा, अपोप्टोसिस नहीं हो रहा। आपको लग रहा है मजाक किया है ना? अपोप्टोसिस इसमें क्या होती है, अब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। जब अपोप्टोसिस नहीं होगी यानी सेल की डेथ नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, क्या हो जाएगी, कैंसर हो जाएगी। और क्या होता है, जब हाई लेवल पे कैंसर आ जाती है तो क्या करती है, मेटास्टेसिस। क्या होती है, मेटास्टेसिस नाम की कोई चीज होती है। इसका मतलब क्या है, मेटा यानी बहुत सारी, मैनी, ये समझिए सिंपल अपनी भाषा में, मैनी या मोर देन वन। स्टेसिस यानी साइट समझिए, एक से ज्यादा जगहों पर क्या हो जाना, माइग्रेट कर जाना, ठीक है। यानी जैसे एपिथेलियम सेल है या फिर कोई भी सेल है आपकी बॉडी में, एक जगह कैंसर हुई सपोज, फिर क्या हुआ, जैसे ब्लड कैपिलरी है या फिर लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके द्वारा ये कैपिलरी बैंड होती है बीच में, ऐसे कैंसर की सेल यहाँ से चली और
दूसरी जगह आके दूसरे ऑर्गन में हो गई। यानी एक जगह से चल के कैंसर की सेल्स या कैंसर कोशिकाएं दूसरी जगह चली जाती हैं, यानी पूरी बॉडी में फैल जाती हैं धीरे धीरे। इस मूवमेंट को या माइग्रेशन को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। अच्छा, आपकी जो इम्यून सिस्टम है, आपके सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे आपकी कि न्यूट्रोफिल कोशिकाएं नाम की कोई चीज होती है। होती है क्या? डब्ल्यूबीसी में पढ़ेंगे आप, एग्रेनुलर में पढ़ेंगे या ग्रेनुलर में? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल पढ़ते हैं ना, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का मतलब है जो किसी से अभिरंजित नहीं हो रही है। बेसोफिल का मतलब है बेसिक डाई से स्टेन हो रही है। बेसोफिल का मतलब नहीं है कि वो सेल बेसिक है, ना ना, वो सेल क्या होती है? बेसिक डाई से अभिरंजित या स्टेन हो जाती हैं। एसिडोफिल या इओसिनोफिल का मतलब है कि वो एसिडिक डाई से स्टेन हो जाती हैं, तो वो बेसिक, लेकिन एसिडिक डाई से क्या हो जाती हैं? अभिरंजित हो जाती हैं, इसलिए नाम पड़ा है उनका इओसिनोफिल या एसिडोफिल। तो न्यूट्रोफिल सेल क्या करती हैं? आपकी जो एपिथेलियम होती है या फिर इम्यून सिस्टम होता है, ग्रोथ करके एक जगह से मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह आ जाती हैं, सेम मेटास्टेसिस की तरह ही। तो जब न्यूट्रोफिल माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उस फिनोमिनन को या उस पोर्शन को कहते हैं क्या? डायपेडेसिस। क्या कहते हैं? डायपेडेसिस है आपके लिए। तो डायपेडेसिस और मेटास्टेसिस चीजें सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? मेटास्टेसिस में कैंसर सेल की बात करते हैं और इसमें इम्यून सेल की बात करते हैं, इतना सा फर्क है। कुल मिला के मतलब दोनों का ये है कि एक जगह से चल के दूसरी जगह तक चले जाना। आपको पता ही होगा जो क्या होते हैं? दुर्गम अर्बुद होते हैं, क्या मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं कैंसर के, वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सी प्रोसेस है? मेटास्टेसिस की प्रोसेस होती है। तो लिखिए इसमें, ये मेटास्टेसिस लिखिए, सीधा लिखवा देंगे इंग्लिश में लाइन टू लाइन, चल लेंगे? नहीं करोगे? चलो देखो, फिर नहीं हो तो बताना है। लिखिए, बॉडी में कैंसर सेल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं। कुल मिला के मतलब ये है, जो मैंने लिखवाया वही लिखवाया, बस बीच बीच में हिंदी की हेल्पिंग और जोड़ दी आपकी संतुष्टि के लिए, और आपको लगता है हिंदी में लिखवा दिया, कुछ नहीं लिखवाया। माइग्रेशन लिखवाया, उसको स्प्रेडिंग कहते हैं, स्प्रे हो जाए एक जगह से दूसरी जगह तक। बॉडी, ये बॉडी लिखवाया, कैंसर सेल लिखवाया। आपकी लाइन 2 हो गई होंगी, ये एक लाइन में काम चल जाता। बोले तो आप क्या थोड़े हो। लिखिए, इसके बाद ये है नई साइट पर, नई जगह पर या नई साइट पर सेकेंडरी ट्यूमर बना लेती हैं। सेकेंडरी ट्यूमर फॉर्मेशन कर लेती हैं, यानी जैसे स्प्रे होंगी दूसरी जगह जाके क्या खेलेंगी, थोड़ी जाके क्या करेंगी, नया ट्यूमर या अर्बुद बना लेंगी। एट न्यू साइट सेकेंडरी ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है। लिख लिया? अभी ट्यूमर क्या है? हेडिंग है, ये ट्यूमर हिंदी में क्या कहते हैं? अर्बुद। दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? इंग्लिश में बिनाइन एंड कौन सा? मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये तो हुआ जो एक जगह स्किन पे हो जाता है, जैसे आपने देखे स्किन पे आउटग्रोथ हो जाती है, जैसे मस वगैरह, तिल वगैरह निकल जाते हैं, उनको क्या करते हैं? सर्जिकली रिमूव करवा सकते हैं आप, ठीक है? जैसे ऑपरेशन करके डॉक्टर निकाल देता है, इसके कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये क्या होते हैं? कड़े की जड़ी यही है, इनको एक बार छेड़ लिया तो पूरी बॉडी में स्प्रे हो जाती है, ठीक है? इंडिया में कैंसर की जो ठीक करने वाली टेक्निक है वो कम है कि नहीं? क्यों है कम? अपनी भागीदारी है क्या इसमें कोई थोड़ी बहुत? है क्या कर दे?
क्या हो जाता है? सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम गांव में जब नाम लेते हैं घर वाले नाम भी नहीं लेते रहते हैं। कोजड़ी बीमारी यही कहते हैं क्या? थू नाम ना है, कोजड़ी बीमारी। तो ये रीजन है। लोग तो साइंटिस्ट तो कैसे बनेंगे हम कैंसर के? तो कहाँ करेंगे खोज? तो 20-25 साल तक घर वाले नाम नहीं लेने देते, फिर कहाँ सर्च करेंगे उसको, कहाँ देखेंगे? पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत जोर लगा लेंगे, कोई पढ़ाएगा तो ठीक है, वरना तो एक टॉपिक है यदि ना पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको, आपके नेट में फिक्स है 4 नंबर का क्वेश्चन, अगर 2 का है तो फिर 6 का हो जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन नेट में प्लस सेट का जो भी एग्जाम हो रहा है, इसमें चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की दे लें, यानी जहां जूलॉजी आती है वहां कैंसर आती है, सीधी सी बात है। एमएससी में टॉपिक है ही पूरा कैंसर बायोलॉजी, और कैंसर बायोलॉजी पूरी ब्रांच है, और आपकी बीएससी में भी है, आपके 12वीं में थी, है ना, वहां से चलती आ रही है। लेकिन घर वाले क्या करें, नाम ही नहीं लेने दे रहे हैं। ये हमारी गलती नहीं है। तो एग्जामिनर जब वाइवा में पूछे तो आप कह सकते हो कि हमारे घर वाले भाई साहब नाम नहीं लेने देते इसका, ये कोजली बीमारी है। पूछे ना कैंसर क्या है, कहना कोजली बीमारी, ठीक है? ये तो कहते हैं, और क्या कहते हैं उसमें? इसका क्या खास बात है? एक जगह पे रहता है। जैसे बाहर देखते हो आप ग्रोथ, आपकी बॉडी भी जो भी होती है, मस्ल वगैरह जो निकलते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं, यानी स्थानीय होते हैं, वहीं रहते हैं, ठीक है, दूसरी जगह नहीं माइग्रेट करते। दूसरा क्या है? रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी ऐसे समझिए बंधित होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, फैलते नहीं हैं। दूसरा और क्या लिखेंगे? रेस्ट्रिक्टेड एट ओरिजिनल साइट, यहाँ यानी जहां हुए हैं वहीं रहेंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ओरिजिनल साइट। लेकिन ये क्या होते हैं? दूसरे वाले घूमते फिरते हैं उधर उधर, टूरिस्ट होते हैं ये तो, मेटास्टेसिस करते हैं, एक जगह रहना इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कब तक रहेंगे? सेल डिवीजन कर रही है, बार बार डिवीजन कर रही है, वहां उसको क्या नहीं मिल रहा? न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो दूसरी जगह से भाग के जाएंगे। कहाँ का कैसे जा सकती हैं? आपके ब्लड सिस्टम के द्वारा, यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके द्वारा, या फिर लिम्फेटिक सिस्टम, आपको पता ही होगा, पूरा जो लसीका तंत्र होता है, लिम्फ नोड होते हैं और सारी चीजें, उसके द्वारा भी जा सकता है मेटास्टेसिस। और क्या लिखोगे? स्प्रेड टू अदर न्यू साइट, स्प्रेड टू अदर न्यू साइट। और क्या कर लेंगे? ट्यूमर फॉर्मेशन कर लेंगे नई जगह, ट्यूमर फॉर्मेशन। तो घातक तो यही है मेन, उसकी तो कोई खास बात है नहीं। इसकी क्या बात है? नो स्प्रेड, यानी नो स्प्रेड और नो मेटास्टेसिस, एक जगह पड़े रहते हैं, नो मेटास्टेसिस। जैसे भी बनाए इनको, बॉडी पे आउटग्रोथ निकलेगी, इसके अंदर सेल्स वगैरह जो भी हैं, एक बार के लिए नंबर बढ़ेगी, फिर बाद में नहीं बढ़ती, यानी इस प्रकार से एक ही जगह रहता है। ये क्या है? लोकलाइज्ड ट्यूमर है। इसकी पोजीशन आपको पता है कि यहाँ है तो यही है। दिख रहा है क्या रेड पेन से? ये नहीं दिख रहा? लोकलाइज्ड ट्यूमर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? ये है ब्लड कैपिलरी आपकी, इसके अंदर होते हैं क्या? कैपिलरी बैंड्स होते हैं, ट्यूमर, इनको कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं कैपिलरी बैंड। समझ तो नहीं आ रहा किसी को? पीछे जाना चाहिए लास्ट तक। अब क्या हुआ? यहाँ कोई कैंसर सेल आई और यहाँ से होती हुई इसको रास्ता मिल गया, और क्या करेंगी? आगे तक चली आएंगी, यहाँ तक। जब यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगी बहुत, तो यहाँ से क्या करेंगी? बाहर निकलेंगी और बॉडी में न्यू साइट इनको मिलेगी, ठीक है, नई जगह मिल गई। अब यहाँ के क्या करेंगी? ये सेल दूसरा ट्यूमर बना लेंगी, यानी पहले सपोज यहीं पे ट्यूमर था कोई, ये है ट्यूमर, और इसकी एक जैसे कुछ धीरे धीरे सेल्स आना स्टार्ट हुई, और आते आते क्या किया? यहाँ तक पहुंची, दूसरे बैंड तक आके यहाँ पे नया ट्यूमर बना लिया इसने, ठीक है, यानी नया अर्बुद बना लिया। इसको कहते हैं सुदम अर्बुद हिंदी में, और इसको कहते हैं दुर्दम। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? स्किन वॉर्ड्स,
ठीक है, स्किन वर्ड्स, ये स्किन पे जो नॉर्मल आप ग्रोथ हो जाती है, स्किन वर्ड्स जो मस्ट टाइप के हो जाते हैं आपके, इनको और क्या खास बात है, एक कैरेक्टर और लिख लेना, सर्जिकली रिमूव किए जा सकते हैं, ये सर्जरी की जा सकती है, सर्जिकली रिमूव किए जा सकते हैं। डॉक्टर लगेगा, हाथ पैर धो के 5 मिनट लगाएगा, निकाल के बाहर फेंक देगा, दोबारा नहीं होगा ये, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अब कैंसर के टाइप कौन कौन से हैं, लिखिए कि ये सारा कौन कौन से हैं, हैं जोर से बोलो तो, सुदम सुदम ये तो ट्यूमर है, आपने सुना नहीं क्या, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकोमा, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया हुई थी कैंसर, ल्यूकोमा कैंसर कौन सी होती है, ब्लड की जो है, कौन सा वो, अरे वो है ना WWE वाला, रोमन रेंस को हुई थी, WBC कैंसर हुई थी, ल्यूकीमिया रोमन रेंस के पीछे। तो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। बात तो इसका इलाज हो ही जाता है, अपने कम है थोड़ा सा, हालांकि बढ़ रहे हैं पेशेंट। पंजाब से तो ट्रेन चलती है बठिंडा से, उसका नाम ही है कैंसर ट्रेन, सच में बहुत है वहाँ पे, मतलब पंजाब में है ही ज़्यादा। मेन रीज़न इसका ये है कि जो फसल वगैरह होती है उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं। किस बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, जहाँ ये फर्स्ट टाइम अराइज हुई है, यानी कहाँ कैंसर हुई है, जैसे ब्रेन में हुई है, सॉलिड टिश्यू पे हुई है, एपिथेलियम सेल पे हुई है, तो लिखिए इसके फर्स्ट ओरिजिन साइट के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ओरिजिन साइट के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है, यानी सबसे पहले ये कहाँ होती है, फर्स्ट ओरिजिन साइट। पहला लिखिए कार्सिनोमा, कार्सिनोमा कैंसर, कार्सिनोमा कैंसर एक एग्जाम होता है बार्क का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कहाँ है, कहाँ है, बाबा होमियो जहांगीर वाला, हाँ ट्रम में, ठीक है। उसका एग्जाम हुआ था 2021 का, उसका होता है एग्जाम, इसमें बाद में जॉब मिलती है, इसमें आया था ये क्वेश्चन 2021 में, ठीक है। कैंसर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लाइफ साइंस का कोई भी एग्जाम दे दीजिए आप, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो कहाँ होती है, लिखिए क्या है ये, एपिथेलियल सेल कैंसर है। एपिथेलियम जो होती है ना, वो क्या कहते हैं हिंदी में, उपकला, एपिथेलियल सेल कैंसर, एपिथेलियल सेल कैंसर है, और मोर देन 90% यही होती है, मोर देन 90% यही होती है, मोर देन 90% कैंसर कौन सी होती है, कार्सिनोमा होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर इसको क्या कहते हैं वैसे, जीरोडर्मा पिगमेंटोसिस, क्या नाम है, जीरो, जेड से नहीं है, जीरो ना जे से है, एक्स से है, जीरोडर्मा
पिगमेंटोसिस। एक स्किन कैंसर आपको और बताई थी, रेज के द्वारा, यूवी रेज के द्वारा, याद आ रही है तो क्या कर देती है? और कौन सी कैंसर है इसमें? कोलोन कैंसर, और है प्रोस्टेट कैंसर, और है यूटेराइन कैंसर, इसी में होती है, यूट्रस में होती है यूटेराइन कैंसर। ये सारे इसके एग्जांपल हैं। कौन सा बताया था? थायमिन डाइमर नाम की कोई चीज बनती है, यदि याद हो तो आपको, स्किन कैंसर जब बनती है तो यूवी लाइट से, यूवी रेज से। मुंह मत पढ़ो, ऐसे बताया हुआ है कि जैसे डीएनए में ये एडेनिन है, यहाँ पे क्या है? सॉरी, एडेनिन सामने किससे जुड़ता है? थायमिन से। थायमिन यहाँ पे है तो किससे जुड़ता है? एडेनिन से। डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग की डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ सपोज दूसरा थायमिन है और यहाँ किससे जुड़ा हुआ है? एडेनिन से। यहाँ कोई और होगा, सी जैसे जी से जुड़ता है, जी जैसे सी से जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड से। अब क्या होता है, जैसे इसमें यूवी लाइट पड़ती है इसके ऊपर तो क्या करती है? इनको तो तोड़वा देती है, इन बॉन्डिंग को तो, और कहाँ बॉन्डिंग कर लेती है? यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेती है। पहले सिंगल थायमिन था तब तो बोलते थे मोनोमर, बोलते हैं ना केमिस्ट्री में मोनोमर। अब थायमिन 2 हो गए, इसका मतलब क्या है? थायमिन का डाइमर बढ़ गया है, थायमिन डाइमर हो चुका है। बताया हुआ है कितनी बार, पता नहीं। इसको क्या कहते हैं? थायमिन डाइमर स्किन कैंसर होती है इससे, ठीक है। तो यूवी लाइट से ये दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, यहाँ की बॉन्डिंग टूट जाती है। इसको फिर मैचिंग मिसमैच रिपेयर द्वारा क्या किया जाता है? बाद में रिपेयरिंग मैकेनिज्म द्वारा, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म द्वारा इसको ठीक किया जाता है। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है आपके, उसमें ये भी पढ़ेंगे। सबसे सिंपल यही होता है, करवाना क्या है? बॉन्डिंग तोड़ानी है और वापस तो बनी जाएगी। ये हो गया। अगला लिखिए, यानी कार्सिनोमा कैंसर क्या है? एपिथेलियम सेल पर होती है। स्किन कैंसर है, कोलोन कैंसर है, यूटेराइन कैंसर है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसकी कैंसर है, ये सारी होती है। लंग कैंसर इसमें होती है। अगली लिखिए, सार्कोमा कैंसर। एस से सार्कोमा, एस से सॉलिड टिश्यू। जितने आपकी बॉडी के सॉलिड टिश्यू हैं उनमें यदि कैंसर हो रही है उसका मतलब क्या है? सार्कोमा कैंसर है वो, ठीक है। सार्कोमा कैंसर होती है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में जितनी कैंसर होती है वो क्या है? सार्कोमा टाइप की कैंसर होती है, ठीक है। सीधा पूछता है कार्सिनोमा का एग्जांपल क्या है, या फिर ये पूछ लेगा लंग कैंसर है तो वो कौन सी है, किसमें ज्यादा है। एग्जांपल लिखिए, कहाँ हो सकते हैं? मसल्स में हो सकते हैं क्या? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। और बोन में हो सकते हैं मसल्स, बोन्स, और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में हो सकते हैं, और फैट सेल या कनेक्टिव टिश्यू, फैट सेल जो होती है उनमें हो सकते हैं। बच्चों में कौन सा होता है? ब्राउन फैट होता है, इसलिए उनको ठंड कम लगती है। हो गया। अगला लिखिए, लिम्फोमा या ल्यूकीमिया कैंसर। लिम्फोमा, दूसरा है ल्यूकीमिया। ये हुआ था ल्यूकीमिया रोमन रेंस को, और माइलोमा। ये कम ही होता है, लगभग 0.8% तक होता है। 0.8% कैंसर होती है ये। अब क्या मतलब हुआ? लिम्फोमा का मतलब है, लिम्फोमा से यहाँ मतलब क्या लेंगे? लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं लसीकण वाले, ठीक है, उसमें होती है। कहाँ होती है? लिम्फोइड टिश्यू या लिम्फोइड ग्लैंड जो होती है, लिम्फोइड टिश्यू या ग्लैंड्स, उसमें होगी तो लिम्फोमा है। यानी लिम्फ सेल कौन सी होंगी लिम्फेटिक में? लसिका कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? बी लसीकणों और टी लसीकणों, यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट किसका टाइप है? एक डब्ल्यूबीसी का टाइप है। ये दो होते हैं वहां पे, डब्ल्यूबीसी का जब पार्ट्स करते हो ना आप,
ग्रेन्युलर और एग्रेन्युलर। उसमें पढ़ते हो कौन कौन से, एक साइड में तो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल आती है, एक साइड में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आती है। मोनोसाइट सिंपल है मैक्रोफेज की तरह, लिम्फोसाइट में दो आती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका ओरिजिन और मैच्योरेशन दोनों ही कहां होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट दूसरी, टी लिम्फोसाइट नाम क्यों पड़ा, थाइमिन, थाइमस, थाइमिन क्या है, शाबाश, थाइमिन सॉरी, टी लिम्फोसाइट का क्या मतलब है, इसका ओरिजिन तो कहां होता है, बोन मैरो में होता है, लेकिन मैच्योरेशन कहां होता है, थाइमस में होता है। एक बार ही बोलना होता है, टिक हुआ तो वो हो गया बस, गए नंबर। आगे इसमें नीचे देख लो ल्यूकीमिया के बारे में। ल्यूकीमिया के बारे में लिख लो, कैंसर ऑफ WBC, कैंसर ऑफ WBC, ठीक है। मैलिग्नेंट WBC होती हैं उनकी कैंसर क्या है, ल्यूकीमिया। लिख लिया, अरे हो गया तो अब एक चीज देखिए कि कौन सी कैंसर ज्यादा है, इंसिडेंस कौन सी का ज्यादा है, और डेथ रेट किसकी ज्यादा है। यानी जो आपके लंग कैंसर है, कोलोन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, इसमें होती कौन सी ज्यादा और डेथ किसमें ज्यादा होती है। तो अगली हेडिंग है ये इंसिडेंस एंड डेथ रेट। इंसिडेंस एंड डेथ रेट। इससे क्वेश्चन आ जाता है नेट में कई बार, एक साइड में दोनों मतलब जैसे हम लिखेंगे तो पार्ट्स दिए होते हैं और मैचिंग करनी होती है, यानी बताना होता है कि कौन सी सीक्वेंस सही है, कौन सी ज्यादा होती है और कौन सी कम होती है, या डेथ किस में ज्यादा होती है। एक साइड में लिखेंगे हम इंसिडेंस और दूसरी साइड में लिखेंगे डेथ किससे ज्यादा होती है। तो इंसिडेंस में क्या है, सबसे ज्यादा कौन सी कैंसर होती है, प्रोस्टेट कैंसर होती है। कौन सी होती है, प्रोस्टेट कैंसर होती है। उसके बाद नंबर आता है किसका, ब्रेस्ट कैंसर का, वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का। उसके बाद है लंग कैंसर, लंग कैंसर। उसके बाद है कोलोन कैंसर, ठीक है। यानी होने का रेशो तो ये है, सबसे ज्यादा कौन सी कैंसर होती है, प्रोस्टेट कैंसर, उसके बाद ब्रेस्ट, लंग और कोलोन कैंसर। लेकिन डेथ रेशो क्या है, ये वैसे नहीं है, ये जस्ट लंग उल्टा है, लेकिन सबसे ज्यादा डेथ होती है किससे, लंग कैंसर से, ठीक है। उसके बाद होती है कोलोन कैंसर से, LCP, कोलोन कैंसर से। उसके बाद होती है ब्रेस्ट कैंसर और लास्ट में प्रोस्टेट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर और लास्ट में है प्रोस्टेट कैंसर। अब देखो लगभग चीजें उल्टी हैं कि प्रोस्टेट कैंसर हो तो सबसे ज्यादा रही है, लेकिन डेथ रेशियो क्या है इसका, सबसे कम है। ये पूछता है, क्या करता है क्वेश्चन देके मैचिंग करने दे देता है कि सबसे ज्यादा कौन सी होती है, कम कौन सी, या तो ये देता है सारी और सीक्वेंस देता है। यानी पहले ये लिखेगा फिर इसके एरो लगाएगा, एक तो सही जो आंसर होगा वो तो इसमें होगा ही होगा। दूसरा क्या कर देता है, पहले इसको या फिर इसको ऐसे उल्टा करके या फिर ऐसे कर देता है, एक ऑप्शन में ये दे देगा। लेकिन आपको वो चूज करना होता है जो सही सीक्वेंस है, और नंबर 4 मिल जाते हैं। उसमें सारे नहीं देखने होते, 4 नंबर वाले क्वेश्चन करने इजी बहुत होते हैं, क्योंकि दिया हुआ होगा, जैसे सपोज ये है ऑप्शन, इसमें दिया हुआ है कि सीक्वेंस है इसमें A B C और D, ABCD देखिए ये तो सही है, लेकिन सपोज आपको नहीं पता है तो उसने क्या दिया, एक ऑप्शन एकदम उल्टा देगा, पहले D देगा, C देगा, B देगा और A देगा। आपको पता चला कि ये तो है ही नहीं, देखते पता चल जाता है कि ये तो है ही नहीं। अब एक ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, दो ऑप्शन होते हैं, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा वहां देखने की जरूरत होती है। और एक सीक्वेंस सीधी सही मिल गई तो हो ही जाएगा सारा का सारा, है।
ये है एमएससी सेमेस्टर 1 जूलॉजी है गुरु, एमएससी सेमेस्टर 1। हाँ आगे लिखिए। अब हम लिखेंगे हाई रेट का क्या कारण है। लिखिए लंग कैंसर की या लंग कैंसर में डेथ रेट अधिक होने का कारण है, डेथ रेट अधिक होने का कारण है कि स्टार्टिंग फेज में इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, स्टार्टिंग फेज में इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, तथा इसकी डिटेक्शन टेक्निक यानी पहचानने वाली तथा इसकी डिटेक्शन टेक्निक्स कम अवेलेबल हैं, ठीक है। ये रीजन है किसका, लंग कैंसर की डेथ रेशियो अधिक होने का। अब इसकी स्टेज क्या है, क्या इतनी जल्दी कैंसर हो जाती है? कैंसर होना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीजें आके काम करती हैं तब जाके कैंसर होती है। तो हेडिंग लगाइए स्टेजेस ऑफ कैंसर। ये लास्ट टॉपिक है, बाकी कल करेंगे। स्टेजेस ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेज होती है? सबसे पहले क्या होता है, आपकी एपिथेलियम सेल है कोई, ये लेयर है एपिथेलियम लेयर, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एकदम नॉर्मल है, यानी सेल है डिवीजन कर रही है, अपना घर बार संभाल रही है, इसको कोई समस्या नहीं है। और इसके आसपास से क्या गुजरती है, ब्लड कैपिलरी गुजरती है, इसमें कैपिलरी बैंड्स होते हैं, और क्या गुजरती है, यहीं से लिम्फेटिक सिस्टम चलता है, यानी जो लसिका तंत्र है वो बिछा हुआ है, ऐसे जाल बिछा हुआ तो है। सेल के अंदर ब्लड जाता है क्या? नहीं जाता है ब्लड, ठीक है। तो निकलता तो है ना, जैसे आप कट करते हो तो कैपिलरी से निकलता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक दिन आपने कुछ बहुत ज्यादा ऐसा खा पी लिया होगा, या फिर कोई भी आपकी किस्मत खराब होगी, एक दिन कोई क्या हुआ, ऑन्कोजिन आके यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। इससे पहले सारी चीजें ठीक थी, क्या आ गया यहाँ पे, कोई ऑन्कोजिन टाइप का आ गया, कैंसर सेल आ गया। हेलो, हाँ अठाइए यार, मुझे पास क्लास में कौन है तो क्लास के बाद रूम होने कितने टाइम होंगे? अब क्या हुआ, यहाँ पे सेल ने क्या किया, प्रोलिफरेशन करना शुरू किया। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, डिवीजन करना, अपनी नंबर बढ़ाना, संख्या में ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, इसमें फर्स्ट म्यूटेशन हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ कोई, ठीक है। अब इसकी नंबर यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। कुल मिला के हमें बनाना क्या है, यहाँ पे एक पूरा ट्यूमर बनाना है, यानी अर्बुद बनाना है। सबसे पहले तो एक ही सेल थी, अब क्या हुआ, इस पे वही एपिथेलियम सेल है, धीरे धीरे इसकी संख्या जो है सेल्स की बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। किसके बाद है, फर्स्ट म्यूटेशन के बाद, यानी प्रोलिफरेशन हो चुका है किसका, पॉपुलेशन का, सेल कैंसर सेल की पॉपुलेशन का, प्रोलिफरेशन ऑफ कैंसर सेल, ठीक है। और क्या बना लेगी, गुच्छा बनाना शुरू कर देगी। अब यही वो सेम चीजें सारी हैं, अभी बैठी हुई है, ये वेट कर रही है
कि कब यहाँ पे बड़ा ट्यूमर बने और कोई एक आधी कोशिका निकल के ब्लड में आए या फिर लिम्फेटिक सिस्टम में। जैसे ही आ गया तो ब्लड का तो काम है इधर उधर लेके जाना, वो तो लेके जाएगा। ये यहीं पे बैठी हुई है सारी की सारी। और यहाँ दूसरा क्या चल रहा है कि लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा है, यानी इसको आप कह सकते हो लिम्फेटिक सिस्टम, इसको आप कह सकते हो ब्लड कैपिलरी या ब्लड सिस्टम। इसको वेट है कि कब से ज्यादा हो और अपने अंदर दे दे कोई सेल और दूसरी जगह ले जाके छोड़ दें। उसके बाद होगा जी सेकंड म्यूटेशन। वाह क्या बात है। वही एपिथेलियम है और उसमें नंबर अब और ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, पोलिप स्टेज। इसको जो बढ़ रही है कंडीशन, इसको कहते हैं पोलिप स्टेज। पोलिप कहां पढ़ा है बाकी आपने? कौन कह रहा है मेडुसा में? मेडुसा तो दूसरा है। अच्छा एक चीज बताओ, पोलिप और मेडुसा दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं क्या किसी भी प्रकार का? किस प्रकार का? कैसा करते हैं? पोलिप स्टेज। अब ये है स्मॉल एडिनोमा या अर्ली एडिनोमा स्टेज, यानी और ज्यादा ग्रुप बढ़ गया तो सेकंड म्यूटेशन के बाद कहेंगे अर्ली एडिनोमा स्टेज। एक्चुअल में नहीं करती है एक स्टेज रिप्रोडक्शन जब हम बोलते हैं, मैन तो मेडुसा करती है, बताएंगे इतना आपको भी। अब क्या हुआ यहाँ पे? थर्ड म्यूटेशन हुआ है। थर्ड म्यूटेशन होते ही क्या होगा, और ज्यादा प्रोलिफरेशन होगा और सेल बढ़ेंगी यहाँ से, यानी वही ट्यूमर और ज्यादा बड़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा यहाँ भी है वही ब्लड कैपिलरी और सारा काम है यहाँ पे। ठीक है, सारी बनानी है इसी के साथ, यानी लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ भी है। ठीक है, अब ये और बड़ा हो चुका है। अब इसको कहते हैं, ये है अर्ली एडिनोमा या स्मॉल एडिनोमा, इसको कहते हैं लार्ज एडिनोमा या लेट एडिनोमा। ठीक है, लेट एडिनोमा स्टेज कहते हैं। अब होगा इसके अंदर फोर्थ म्यूटेशन। फोर्थ म्यूटेशन होते ही क्या हुआ, स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स। ठीक है, कुल मिला के ये जो एपिथेलियम लेयर थी आपकी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्यूमर बन जाएगा और ये चाहिए था। यानी ये सब कुछ हो चुका है। अब क्या है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी जो जा रही थी, इसको वेट ही था बस कि कब हमें कोई कोशिका मिले और कब हमें लेके जाए इनको। तो यहाँ कोशिकाएं छोड़ी जाएंगी और दूसरी जगह क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। और यहाँ आते ही जैसे बहुत सारी हो गई तो कोई दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट कर देंगे यहाँ पे आके। इसी को कहते हैं मेटास्टेसिस कंडीशन। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस होना शुरू हो चुका है। ये होती है क्या, मैन कैंसर। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं अब मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये सब कुछ होता है। साथ में फटाफट